सर सबसे पहले कान की नहीं पा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं महेंद्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी में, जहाँ पे आपको मिलेगा आपकी समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज हमारे साथ बाबा महाकाल की नगरी से पधारे एक यंग एनर्जेटिक लेकिन सीनियर ईएनटी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीएस चौधरी सर हमारे साथ हैं। इनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि पूरा परिचय देने जाऊंगा तो पूरा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा। तो सर ने एमबीबीएस और एमएस की डिग्री जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज से पूरी की। उसके बाद AIOCON जो कि ईएनटी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें सर के 15 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट हो चुके हैं। और उसके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एलर्जी में 5 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट हो चुके हैं। डॉक्टर चौधरी पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं उज्जैन में प्रदान कर रहे हैं और वहाँ पे इनका स्वयं का एक सेंटर है जो कि चौधरी ईएनटी सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है। और डॉक्टर चौधरी बहुत सीनियर ईएनटी सर्जन है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया है, अपनी एज को पॉज कर रखा है। तो आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर चौधरी सर। थैंक यू ये कैसे किया आपने, इस एज को रोकने का काम कैसे किया? मैं हमें भी अपने कुछ से यंगर लोगों के साथ दोस्ती अरे करके, वाह। जैसे कि महेंद्र। क्योंकि जब भी आप यंग्स के साथ रहते हो ना, तो अपने आप को यंग ही महसूस करते हो। और मैं आपके साथ रह के यंग मैं अपने आप को फील करने लगा। क्या बात है। आपको मेरे ड्रेसअप से आज समझ में आ रहा होगा। तो सर एक ये जो ईएनटी सेगमेंट है, एक पहला मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल्फ रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार यानी घर के जो रहते नुस्खे सबसे ज़्यादा नाक कान और गले में यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ तो किए जाते इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर। हैं। देखिए, ये सबसे कितना पहले खतरनाक है? कितना खतरनाक है, कितना सब चीज़ें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बराबर। हमारे पास पेशेंट आता है कि सर कान में दर्द हो रहा था, तो दादी ने बोला, तो रात में हमने सरसों का तेल गरम करके डाला। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रहता है पेशेंट से कि भाई लहसुन डाला कि नहीं। हाँ सर, लहसुन डाली थी। फिर मैं पूछता हूँ कि जीरा और राई डाली कि नहीं। इतना बोलते से ही जैसे आप हंस रहे हो, पेशेंट भी हंसने लगता है। भाई आपने पूरी बघार तो लगाई पूरा नहीं, तड़का लगा दिया। अब कान कैसे ठीक होगा? तो नहीं, नेचुरली थोड़ा सा अलग जाएं अपन, तो ये जो गरम तेल रहता है, तो गर्म होने के कारण वो पेन को रिलीफ देता है। ओके, ठीक है, ये तो एक पहलू है पहलू। जिससे दर्द में फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ जैसे इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, मीनवाइल 2-3 घंटे के लिए दर्द में आराम होगा, लेकिन उसके बाद उसे फिर मेडिसिन्स तो लेना ही पड़ेगा, वापस दर्द होगा ही सही। या फिर कान के पर्दे में छेद है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो सिंपल दर्द के लिए ठीक है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हाँ, फ़ायदा भी है, दर्द वो 2-3 घंटे के लिए ठीक कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दें तो अच्छा रहता है। सर सबसे पहले कान के बारे में अपन बात करते हैं। कान में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। मुझे आप ये बताएं कितने प्रकार के ये इन्फेक्शन होते हैं, और लक्षण तो क्या दर्द ही होगा, और लक्षण क्या होते हैं और बचाव के क्या उपाय देखते हैं? कान के इन्फेक्शन के बारे में मतलब मैं बोलूँ तो अभी अपन बारिश के सीज़न में ही ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे कॉमन चल रहा है फंगल इन्फेक्शन। ओके। फफूंद का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी के कारण जो बाहरी कान है अपना, उसमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फंगल स्पोर्स आ जाते हैं और इसमें सीवियर पेन मरीज को, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इतना ज़्यादा दर्द कि उसे नींद भी नहीं आ पाती है। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उससे कैसे बचाव किया जाए, सबसे पहले अपन बचाव के बारे में बात करेंगे कि कान में पानी न जाए। पानी जाए तो उसे आप क्लीन कर लो, और पानी अंदर ना रहे।
तो ये फंगल इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता नमी है। नहीं रहनी चाहिए, नमी नहीं रहनी चाहिए। यदि आप के कान में पानी जाके अंदर ही इकट्ठा है तो देन चांसेस है कि वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाए। और एक बार कान सूखा है, बिल्कुल भी नमी नहीं रह रही, तो फंगल इन्फेक्शन का जरा भी डर नहीं है। फिर सेकंड चीज रहता है कि काड़ी अपन करते हैं ना, मतलब मैं एकदम बिल्कुल वो लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि काड़ी करते हैं, कान में काड़ी करना, या अपनी मोटरसाइकिल की चाबी डालना, या कार की चाबी घुमा लेना। मेरा अगला क्वेश्चन वही था, आपने पहले ही सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है। तो अपन ने जो काड़ी की, चाबी की, तो उससे जो स्क्रैचेस आते हैं अपने कान के स्किन में, तो उस वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांस रहते हैं। और फंगल के साथ साथ फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। जैसे आपने पूछा कि और क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं, तो फर्स्ट तो अपन इस रेनी सीजन में बात कर रहे हैं, इसलिए फंगल की बात कर रहा हूँ। फिर रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ज़्यादा अच्छा होगा कि अपन एक सामान्य इसमें बात करें। तो कान का दर्द, फिर कान से मवाद आना, पस आना, ये होता है, जो फंगल इन्फेक्शन में भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होता है। तो इन सब का बचाव यही है कि कान सूखा रखें, कान में पानी न जाने दें, कान में किसी भी प्रकार की काड़ी या बर्ड्स न करें। क्योंकि जब भी आप बर्ड्स करते हैं, काड़ी करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि उसमें स्क्रैचेस आएंगे। और स्क्रैचेस आएंगे तो जो अपने हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, कान के जो बाहरी वाला पार्ट है, उसमें छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, उसकी जो रूट्स रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और उससे फिर ये फुंसी बनना, फरंकल बनना ये होता है, जो कि सीवियर पेन होता है पेशेंट्स को। और फिर उसे लंबा चल जाता है। हाँ, लंबा ट्रीटमेंट तो अराउंड इट विल टेक अराउंड 6 to 7 days टू रिलीव। और दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि जनरली आप जब एक डॉक्टर को दिखाते हो, एक ईयर ड्रॉप लिख देता है, पर उस ईयर ड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन से इन्फेक्शन के लिए क्या देना है, हो सकता है कि एंटीबैक्टीरियल दे दिया और फंगल इन्फेक्शन है तो बढ़ जाएगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल ईयर ड्रॉप दे दिया तो वो उसमें काम नहीं करेगा। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो जल्दी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो बाहरी कान के इन्फेक्शन है, मेनली फंगल देन बैक्टीरियल होते हैं। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है वैक्स, कान का मैल। जैसे कि आपको रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे कान का मैल साफ करने वाले, हर चौराहे पे मिल जाते सर, वो तो कान का मैल साफ करने के स्पेशलिस्ट रहते हैं। हाँ, तो कान का जो मैल होता है वो भी इस सीजन में प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि नमी के कारण वो फूल जाता है, और फूलने के कारण फिर प्रेशर के कारण कान में दर्द होने लगता है। तो उसे भी अपने को क्लीन करना होता है। तो उसके लिए भी कुछ ईयर ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स डाल के फिर लिक्विफाई करके हम लोग क्लीन कर देते हैं। फिर आता है अपना आंतरिक, मतलब मिडिल ईयर, जो मध्य कर्ण रहता है, उसका इन्फेक्शन। तो उसमें इन्फेक्शन रहते हैं जो सर्दी के कारण होते हैं। कान से मवाद आना, कान के पर्दे में छेद हो जाना, तो इस टाइप से बीमारी बढ़ती है। उसको फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक, क्लीनिंग, ईयर ड्रॉप्स दे के हम लोग कान सुखाते हैं। फिर देखते हैं कान पूरा ड्राई अप होने के बाद भी कान के पर्दे में यदि छेद बना रहता है, 1 से 2 महीने में ठीक नहीं होता है, तो पेशेंट को फिर सर्जरी रिक्वायर्ड रहती है। उसमें फिर कान के पर्दे का ऑपरेशन करके नया पर्दा डाला जाता है। सर बहुत सारे लोग जो आजकल चलता है ईयरबड यूज़ करते हैं, या कॉटन स्वैप बोले उसको, और जैसे आपने बताया चाबी, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कान में चाबी डालते हैं, और एक्चुअली गाड़ी तो स्टार्ट होती नहीं, कान का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है उससे। तो ईयरबड जो कॉटन स्वैप होता है वो कितना सुरक्षित है? और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट चले हैं जो कि बोले सिंपली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कान का वैक्स निकाल सकते हैं। ये कितने सुरक्षित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक जागरूकता के लिए एक पॉइंट है कि इन सब चीज़ों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। जब भी आप ईयरबड यूज़ करते हैं, फर्स्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अपने कान में ईयरबड यूज़ कर रहे हैं, आपने कान में ईयरबड डाला, कान में जो भी मैल था आपने उसको पीछे कर दिया, वो और ज़्यादा अंदर चला गया, पुश कर दिया। अपने कान में एक मैकेनिज़्म होता है कि वो
ऑटो क्लीनिंग होती है। ऑटो क्लीनिंग, अपना जो जाव मूवमेंट्स है उसके कारण जो भी वैक्स डेली बनता है वो जाव मूवमेंट के कारण कान से अपने आप बाहर ओके, आता है। ये जुड़ा हाँ, हुआ है इससे। यस। ओके। तो जब आप ईयरबड से अंदर इचिंग के लिए या कान साफ करने के लिए करते तो उस जो मूवमेंट चल रहा है, वैक्स का मूवमेंट चल रहा है, उसको आप रोक देते हैं और वैक्स वहाँ स्टेगनेंट पड़ा रहता है और फिर एक बड़ा सा इकट्ठा होके वो प्रॉब्लम करता है। तो ईयरबड्स कभी नहीं करना चाहिए। फिर जैसे आपने कहा गाड़ी की चाबी, वो भी नहीं करना, मतलब किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स जो मशीनें आ रही हैं आप बता रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने को कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके कान के अंदर में आपको कितना ये अंदर डालना है। क्योंकि थोड़ी दूर पे आपका कान का पर्दा रहता है जिसे हम लोग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसमें इंजरी हो गई तो परमानेंट रहती है, फिर उसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ता है। तो मेरा आपसे भी और बाकी सभी पब्लिक से ये निवेदन है कि इस टाइप की किसी भी चीज़ों का उपयोग ना करें, खासकर ईयरबड्स का भी उपयोग ना करें। क्योंकि ईयरबड्स का आप लोग जब उपयोग करते हैं तो जो आपका कान का मैल है वो अंदर की तरफ ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो बेस्ट है कि आप ज़्यादा है डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो वही दादी माँ का नुस्खा कि गरम तेल डाल लें अभी तो, और फिर एक बार मेडिकल पे जाके जो वैक्स डिज़ोल्वेंट ड्रॉप्स रहते हैं वो डालें, उससे निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा ही दें। सर एक और, आज के ज़माने में, आज का ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है और लोग साउंड सिस्टम जैसे ब्लूटूथ हो गया, ईयरबड्स हो गए, बड्स यूज़ करते हैं, तो वो कितना सुरक्षित है सर, और कितना इसके आगे चल के क्या ये ज्वलंत समस्या है आज के ज़माने की, आज के जो यंग बर्ड्स हैं उनकी, कि ये लोग ईयरबड्स ब्लूटूथ इसके बिना रह ही नहीं सकते। बराबर। और एक प्रॉब्लम अपने साथ ये हुई कि जो कोरोना काल आया है उसके बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना बढ़ गया है कि आज न चाहते हुए बच्चे को ये ईयरबड्स लगाना पड़ता है, ऑनलाइन रहना पड़ता है, कोई क्लास अटेंड कर रहा है तो कोई लेक्चर अटेंड, मतलब डिफरेंट। बराबर। तो मैं मानता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर आप यूज़ कर लें। वैसे मैं एडवाइस करता हूँ कि 30 मिनट से ऊपर यूज़ नहीं हो। देन सेकंड चीज़ कि जो आपका वॉल्यूम है वो 60 डेसिबल के नीचे होना चाहिए। ओके। ऐसे तो फ़ोन में रहता है 90 डेसिबल के ऊपर रेड मार्क, बट इवन 90 डेसिबल भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं वो अपने कान को कमज़ोर करती है, और धीरे धीरे ये जो यंग बर्ड्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको किसी को कान में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी की सुनने की क्षमता भी कम हो गई है। तो मेरे आज के जो नए बच्चे हैं, यंग बर्ड्स हैं, जो कि इन सब प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, उनसे निवेदन है कि ये कम से कम यूज़ करें, और आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो 60 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम, एंड डू नॉट क्रॉस द 60 डेसिबल वॉल्यूम, तो फिर भी आप सेफ़ हैं। मैं सर दर्शकों के लिए एक चीज़ जानना चाहूँगा, कान का जो पर्दा होता है वो कितना पतला, यानी क्या बनावट होती, थोड़ा सा हमें जनरल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है कि कान का पर्दा आप जानें। कान का पर्दा एक जो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोली जो पॉलीथीन आती ना, जिसको कि अपन फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ओके। मतलब माइक्रोन में जो रहती है, उस थिकनेस का रहता है, और 9 से 10 मिलीमीटर उसकी डायमीटर रहता है। बहुत ही थिन रहता है, उसमें जरा से भी चोट लगती है तो छेद हो जाता है। जैसे कि कान पे यदि जोर से झापड़ भी पड़ गया तो जो एयर प्रेशर उससे ही कान के पर्दे में छेद हो जाता है। तो इट इज़ वेरी डेलिकेट, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि कान में कुछ भी अंदर न डालें, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना सुने, डीजे के पास न जाएं। मैं अभी जो ये मौसम चल रहा है, शादियों का मौसम चल रहा है, हमारे पास ये डीजे के कारण जो सुनाई कम देने वाले इतने पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं महन जी, कि ये जो सुनाई देना कम होता है ना डीजे या लाउड म्यूजिक कारण, ये परमानेंट होता है, ये ठीक नहीं हो सकता। वो इसलिए कि विद इन 2 to 3 days पेशेंट आ गया है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, तो 50 to 60% चांसेस हैं उसके ठीक होने के। अदरवाइज
that hearing loss will remain for life. तो ये जो हेयरिंग लॉस है, इससे बचने के लिए ये है कि आप डीजे के एकदम पास में न जाएं, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक का यूज़ ना करें, तो आपका कान सुरक्षित रहेगा. और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल रोड्स पे भी इतनी तरह तरह की अच्छी अच्छी बाइक्स, मतलब बहुत ही अच्छी बाइक रहती हैं, नो डाउट, पर उनके जो हॉर्न रहते हैं वो बहुत तेज रहते हैं और वो हमारी जो सुनने की क्षमता है उसको कम कर रहे हैं. तो उनके भी जो लाउडनेस है वो कम होनी चाहिए. हॉर्न तो सर कम बोल रहे हो आप, लेकिन जो उसका साइलेंसर का साउंड रहता है वो भी ऐसा रहता है कि कान फोड़ने वाला, कान भाई गाड़ी जितनी अच्छी होगी साइलेंसर का साउंड उतना ज़्यादा अच्छा होगा. ये यूथ को समझाना है. तो मेरा यूथ से यही निवेदन है कि साइलेंसर का साउंड कम रखें. गाड़ी ठीक है आप अच्छी रखो. एंड अगेन जो आप हॉर्न को बार बार जो चलाते हैं ना, प्रेस करते हैं, वो थोड़ा कम करें. इससे साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और आपके कान भी सुरक्षित रहेंगे. सर जैसे आपने बताया हेयरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम हो जाना, तो इसमें एक ये आपने कारण भी बता दिए और इसके लक्षण भी बता दिए. सर एक कॉक्लियर इम्प्लांट करके पद्धति होती है, डिवाइस होता है मेरे ख्याल से, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसको लेके सरकार भी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत ज़्यादा चिंतित है. क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है या हमने देखा होगा, सर ने अपनी ओपीडी में भी सर के पास आते हैं कि जो पेशेंट होते हैं वो एज बहुत कम रहती है. उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये किस एज से शुरू होता है और कैसे होता है? कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कम सुनाई देना एक एज के साथ शुरू होता है. यूजुअली 65 की एज के बाद ये स्टार्ट होता है, जो कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं. जैसे अपने हेयर्स ग्रे होते हैं, तो वैसे कम सुनाई देना भी होता है. तो उसके लिए हम लोग हेयरिंग एड्स का यूज़ करते हैं. और एक ज़माना था जिस समय कि कोई भी पेशेंट्स हेयरिंग एड पहनने के लिए मना करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड डिस्टर्बेंस रहता था. आज हमारे पास इतने अच्छे हेयरिंग एड्स हैं कि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी रहती है. मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो गई है और हेयरिंग एड्स अच्छे आ गए हैं. तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको कम सुनाई देता है, वो हेयरिंग एड्स अच्छे से लगा सकते हैं और उसका उपयोग करें. फिर जैसा कि आपने पूछा कॉक्लियर, कई लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हेयरिंग एड्स से आजकल. सबसे अब जो आता है लेटेस्ट में जो आ रहा है प्रोग्रामेबल कंप्यूटराइज्ड हेयरिंग एड. वो जो प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड्स रहता है वो आपकी हेयरिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से एडजस्ट करके लगाया जाता है. तो जो बाकी के साउंड्स हैं, यूजुअली जो प्रॉब्लम रहता था हमारे मरीजों को कि सर यहाँ बैठा है रूम में, जो फ़ैन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, इधर वो मशीन चल रही है उसकी आवाज़ आ रही, आप जो बोल रहे हैं उसकी आवाज़ तो आ ही नहीं रही. तो अब वो सब चीज़ें हट गई हैं. जो प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड्स आता है उसमें बराबर बहुत अच्छे से आवाज़ आती है, क्लियर नॉइज़ आती है, और बाकी के साउंड्स नहीं आने के कारण पेशेंट्स को हेडेक होना, हैवीनेस होना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है. तो मेरा यही एडवाइस है कि कम सुनाई जब देने लगता है 65-70 में, तो आप हेयरिंग एड्स का यूज़ करें. प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड्स लें, बहुत अच्छे हैं. और जैसा कि आपने पूछा कॉक्लियर इम्प्लांट, मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो कि हम लोग जन्मजात बहरापन में यूज़ कर रहे हैं. जो बच्चा जन्म से ही बहरा होता है उसके लिए एक, मतलब क्या बोलेंगे, वरदान साबित हुआ है. क्योंकि जो जन्म से बहरा है वो निश्चित है कि बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा जब सुनता है तो ही वो बोलना सीखता है. ओवरऑल डेवलपमेंट ही सुनने से होता है. और जो बहरापन है तो बोल भी नहीं पाएगा. तो ये वरदान साबित हुआ है. बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं. इसमें हम लोग अराउंड 12 मंथ्स की एज से लेके 7 इयर्स की एज तक के बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है. तो इस एज में, जितनी जल्दी एज में करेंगे उतना जल्दी बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा और बोलना शुरू कर देता है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ एक साबित हुई है. हाँ, फिर इसके बाद की एज के लिए ये होता है कि जैसे ओल्ड एज में बहुत प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस की बहुत ही कम सुन रहा है कोई, तो देन वी कैन गो फॉर द कॉक्लियर इम्प्लांट. बट बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. पर फिर भी हाँ, किया है काफ़ी ओल्ड एज में
कॉकलियर इम्प्लांट, उसके भी अच्छे रिजल्ट रिजल्ट हैं। अच्छे बट ये वरदान तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा बच्चों जो के लिए। बहरापन है, बच्चे हैं उनके लिए है। हमारे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते थे, जो सुन नहीं पाते थे, वो आज बोल रहे हैं और सामान्य बच्चों के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके। आपने देखा होगा ना कि ये मूक बधिर स्कूल है। हाँ, मूक बधिर स्कूल। मेरे ख्याल से अब जैसे कि सरकार भी इसमें हाँ, इंटरेस्ट ले रही सरकार का है मैं यही पूछना चाहता कि सरकार जो का क्या कॉकलियर योगदान है? इम्प्लांट का जो प्रोग्राम चलता है, हाँ, हाँ। सरकार की हाँ, किस प्रकार से सरकार की सहायता रहती ये है कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स ओके। जो बच्चा रहता है उसका कॉकलियर इम्प्लांट फ्री किया जाता ओके, है। ये कुछ सरकार खर्चा हाँ, वहन करती सरकार पूरा खर्च खर्चा अपने उठाती ऊपर वहन करती है। ओके। ऐसे कॉकलियर इम्प्लांट के सेंटर बना दिए गए हैं ओके। जहाँ कि उनका कॉकलियर इम्प्लांट फ्री होता है। और रियली एक बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि इससे बच्चा सुनने लगता है, बोलने लगता है और एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। आपने अभी भी देखा होगा, अपने बीच में भी आज कोई मूक बधिर रहता है, कैसे लगता है कि बेचारा सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। एक सहानुभूति उत्पन्न तो होती वो है सब इन नियर फ्यूचर जागरूकता के साथ ये बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि हर किसी का कॉकलियर इम्प्लांट हो जाएगा जो सुन नहीं पा रहा है, तो हर बच्चा एक सामान्य जीवन जी पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आने वाले समय में कोई भी जो बच्चे हैं जो यानी आर्थिक रूप से जिनके माता पिता आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, उनके लिए सरकार योजना चला रही है और वो भी मूक बधिर में नहीं आएंगे और आने वाले समय में बिल्कुल। वो एक सामान्य और बच्चे की मैं तरह भी जीते। ये जनरल पब्लिक से भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके कांटेक्ट में कोई मूक बधिर बच्चा आता है या जिनको भी कन्फ्यूज़न है कि मेरा बच्चा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है, तो आज ही वो अपने पास के ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, हियरिंग टेस्ट कराएं और यदि उनको लगता है कि वो नहीं सुन पा रहा है टेस्ट में, तो वो सेंटर पे जाएं और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए अप्लाई करें और वो सर्जरी कराएं ताकि बच्चा एक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाए। सर एक क्वेश्चन आता है, एक टिनिटस करके शब्द आता है जो आपकी OPD में बहुत सुनने, ये कान से ही मेरे ख्याल से रिलेटेड है, कानों का बजना जिसको बोलते हैं कि एक साउंड घंटी लाइक साउंड आता रहता है, ये क्या होता है? मैन जी इसमें कान नहीं बजता, डॉक्टर भी बच जाता है। टिनिटस ऐसी चीज़ है कि पेशेंट तो परेशान होता है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। पर मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं कि टिनिटस होता क्या है। टिनिटस जो यूजुअली होता है कि कान में एक हर समय रिंगिंग सेंसेशन आता है, बराबर हर समय एक आवाज़ आते रहती है और जो कॉमनली होता है कि ये आवाज़ सिर्फ पेशेंट को ही आती है, सब्जेक्टिव आती है कि पेशेंट ही फील कर पा रहा है, मतलब सामने वाले इंसान को नहीं आएगी। और ये आवाज़ उस समय ज़्यादा आती है जब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मतलब कि जब रात में सोने जा रहा है उस समय साउंड बढ़ जाता है, तो पेशेंट्स बहुत परेशान होता है। और इसमें मेन द रोल ऑफ ट्रीटमेंट है काउंसलिंग। ओके। कि हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि भाई इस आवाज़ की तरफ आप ज़्यादा ध्यान मत दो, इसे ओवरलुक करो, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और कुछ ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, बट दिस ऑल आर सपोर्टिव। ऐसा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि टिनिटस ठीक हो पाए। ओके। बट एक समझाइश काउंसलिंग से ही वो ठीक हो पाता है। पेशेंट का उपचार पेशेंट के पास ही रहता है, हम उसे समझाते हैं। और रियली मैंने देखा है कि जैसे ही एक पेशेंट आता है वो कंप्लेंट हमारे पास करेगा पहले कि सर अभी कान में दर्द हो रहा है 3 दिन से और मुझे सर वो टिनिटस भी है। तो मेरा क्वेश्चन रहता है कि टिनिटस कब से आपको? सर वो तो 2 साल से। तो भाई 2 साल से है तो आप तो यूज्ड हो गए। हाँ सर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जो यूज्ड टू हो जाते हैं और जो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कि उनने टिनिटस को ओवरलुक कर दिया, उससे आगे बढ़ गए। और ऐसे पेशेंट ही अच्छे से रह सकते हैं। फिर एक दूसरा टिनिटस होता है ऑब्जेक्टिव टिनिटस, कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी आवाज़ सुनाई देती है। तो उसमें कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजी होती हैं, जैसे कि एक चीज़ होती आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशंस। कान के पास में आर्ट्रियोवेनस मतलब जो धमनी और वेन्स रहती है उनका मालफॉर्मेशन होता है, वहाँ एक साउंड उत्पन्न होता है जो पेशेंट को भी सुनाई देता है और आप भी थोड़ा पास में जाएंगे तो सुनाई देगा। फिर कुछ ग्लोमस ट्यूमर रहते हैं ऐसे। तो इस टाइप की चीज़ों में फिर हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो ठीक भी हो जाता है। पर यूजुअली जो टिनिटस होता है वो
एट द अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स होता है, जो कि कम सुनाई देने के साथ स्टार्ट होता है। और कुछ पेशेंट्स में होता है कि उनको सुनाई नॉर्मल दे रहा है लेकिन फिर भी टिनिटस है। तो उनके साथ आप यदि पूछेंगे कि क्या हिस्ट्री है, तो उनका रहेगा कि जो शोर शराबा या बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक, हाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया या बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक से एक्सपोजर रहा है, ऐसे लोग को टिनिटस ज़्यादा होता है। तो मेरे सभी से यही एडवाइस है कि लाउड नॉइज से बचें। पहले भी मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही बोला था कि लाउड नॉइज कान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे बचें। हेडफोन्स से बचें, या हेडफोन्स में लाउड म्यूज़िक लगा के आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक न चलाएं। सर एक सबसे एक गंभीरता की तरफ बढ़ते हुए एक शब्द आता है वर्टिगो। जो ये जब चक्कर आना जिसको बोलते हैं, और ये सडन शुरुआत होती है, लेकिन जब व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तभी उसको पता चलता है, लेकिन वो महसूस करता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वर्टिगो की शुरुआत कब से होती है, और इसके मेन लक्षण तो चक्कर आना होता है, इसका बचाव के तरीके आप बताएं थोड़ा सा दर्शकों के लिए। हाँ, वर्टिगो एक्चुअली क्या रहता है कि पेशेंट को लग रहा है कि वो सिर घूम रहा है, आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा घूम रही है, वो गिर जाएगा खड़े होगा तो, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका मैं ये नहीं बोल सकता कि इस एज के बाद स्टार्ट होता है, किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्र का ये नहीं है। पर यूजुअली एडोलेसेंस मतलब आफ्टर द एज ऑफ 15 या 16 है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, या हो सकता है कभी भी ना हो। क्योंकि वर्टिगो होता क्यों, अपना जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो इनर ईयर में रहता है, कान का जो अंदरूनी, हाँ, कान के पर्दे के पास, हाँ, पर्दे के पीछे एक अंदरूनी हिस्सा रहता है जिसको कि हम इनर ईयर बोलते हैं। उसमें वेस्टिबुलर एपरेटस रहता है, उसमें अपनी बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहती हैं, उसमें रहता है। तो जो मेन वर्टिगो होता है जिससे कि हम बिनाइन पोजिशन पैराऑक्सिजनल पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं, वो होता है उसमें जो कैनाल्स में जो ऑटोलिथ होते हैं उनके डिस्टर्बेंस से होता है। तो उसको एक बार हमने डायग्नोस कर दिया और फिर से रीपोजिशनिंग कर दी तो वो पूरा ठीक हो जाता है। इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं? दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, और दवाइयों से ज़्यादा मैन्यूअर करना पड़ता है। तो बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाता है। पर फर्स्ट चीज़ ये है कि वर्टिगो हो क्यों रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। वर्टिगो लैब होती है, उसमें करीब 1 से 2 घंटे में इन्वेस्टिगेशंस होके हम एक पर्टिकुलर जो कारण है वर्टिगो का उस तक पहुंचते हैं, और फिर उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो वर्टिगो मैं कहूँगा कि आज के टाइम में पूर्णतः ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पूर्णतः ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद। सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, क्योंकि ये आज के समय में वर्टिगो बहुत कॉमन हो चला है। और हम जैसे आप ओपीडी में तो आपके स्पेशली यही पेशेंट आते होंगे,